हाउ आर यू? फाइन। चलिए, अब अपने सीखने की प्रोसेस को थोड़ा आगे और लेके चलेंगे। आज पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि हमारा जो प्रोसेस है वो वर्ब की डेफिनेशन और उसका जो फर्स्ट डिवाइडेशन है, मतलब उसका जो फर्स्ट काइंड है, उस तक पहुंच गए थे अपन। मैन वर्ब जो है उसको टू टाइप्स या टू काइंड्स में डिवाइड किया हमने, एक रेगुलर और दूसरी इरेगुलर। रेगुलर लेक्सिकल वर्ब्स और इरेगुलर लेक्सिकल वर्ब्स। रेगुलर में ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनको सेकंड और थर्ड फॉर्म में अपन ईडी ऐड करके उसके अंदर उसका सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाते हैं, मतलब उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म में ईडी ऐड किया जाता है। वो रेगुलर मैन वर्ब्स या रेगुलर लेक्सिकल वर्ब्स। और इरेगुलर जो थी उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म जो है वो डिफरेंट होती है, अलग अलग होती है। तो ये तो हमारा मैन वर्ब की फॉर्म्स के बेसिस पे उनका डिवाइडेशन था वर्ब का। अब उससे आगे जब हम चलते हैं तो काइंड्स ऑफ वर्ब में सेकंड टाइप जो है वो उसका मतलब डिवाइडेशन किया गया है ऑक्सिलरी वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब्स को दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है, एक प्राइमरी और दूसरी मॉडल। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। आप इनको सहायक क्रिया या फिर हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई प्राथमिक सहायक क्रियाएं और ये दूसरी जो है वो हो गई मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब्स। मतलब जितने भी मॉडल्स हैं, कैन, मे, शैल, विल, जो कि अलग अलग मूड, अलग अलग पॉसिबिलिटीज, अलग अलग कैपेबिलिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए अपन सेंटेंस में यूज करते हैं मॉडल्स को। तो वो मतलब मॉडल शब्द जो है वो मूड से बना है और जिस तरह का मूड होता है, जिस तरह की कैपेसिटी, कैपेबिलिटी होती है, पॉसिबिलिटी होती है, उसके बेसिस पे अपन इन मॉडल्स को सेंटेंस में यूज करते हैं। ये जो प्राइमरी या प्राथमिक ऑक्सिलरी या सहायक क्रियाएं हैं, इनके बारे में डू, बी, हैव, ये तीन ऑक्सिलरीज हैं जिनको अपन प्राइमरी या प्राथमिक सहायक क्रियाएं कहते हैं। इनके बारे में अभी थोड़ा अपन डिटेल में मतलब मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा आपको। उससे पहले अपन जो थर्ड और फोर्थ है उनके बारे में देख लेते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब्स और इनट्रांजिटिव वर्ब्स। ट्रांजिटिव वर्ब्स ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनको ऑब्जेक्ट या कर्म की आवश्यकता होती है। ऑब्जेक्ट का मीनिंग होता है कर्म, मतलब ऐसी वर्ब जिनके बाद में हमें ऑब्जेक्ट लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। ये हो गई वर्ब्स। तो वो कौन सी कहलाती है? ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती। और इनट्रांजिटिव क्या कहलाती है? जिनके लिए हमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती। इंट्रांजिटिव वर्ब्स कौन सी होती हैं? जिनके लिए हमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती। अब ऑब्जेक्ट होना या नहीं होना, ऑब्जेक्ट सेंटेंस में हो या नहीं हो, वर्ब जो है वो ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है, वो तो अपन ऑब्जेक्ट के होने या नहीं होने पर पहचान लेंगे। लेकिन वो ऑब्जेक्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए वो किस पे डिपेंड करता है। यदि जो काम हो रहा है उसको हम जनरल अंडरस्टैंड कर सकते हैं, जैसे द चाइल्ड इज स्लीपिंग, बच्चा सो रहा है, तो ये अपने आप में कंप्लीट मीनिंग हो गया, क्योंकि ये जनरली अंडरस्टूड है कि सोएगा तो मतलब किसी ना किसी बेड पे या बिस्तर पे सोएगा, सोने वाली जगह पे सोएगा। लेकिन जो ऊपर वाला है राम राइट्स लेटर, तो हम इतना लिखें केवल राम राइट्स, राम लिखता है। अब क्या लिखता है? स्टोरी लिख रहा है, लेटर लिख रहा है, नोवेल लिख रहा है, एप्लीकेशन लिख रहा है, क्या लिख रहा है उसका हमें पता नहीं चलता है। सॉन्ग लिख रहा है, प्ले लिख रहा है, क्या लिख रहा है, तो वो उसका जो मीनिंग है वो थोड़ा इनकम्प्लीट लगता है। तो ऐसी वर्ब के साथ में जो ऑब्जेक्ट है वो होना जरूरी है। कौन सी वर्ब के साथ में? जिनका मीनिंग सेंटेंस में इनकम्प्लीट रह जाता है, मतलब कंफ्यूजिंग मीनिंग होता है, तो फिर हमें ऑब्जेक्ट लिखे। अब हमें जब ए लेटर हमने ऑब्जेक्ट इसके साथ में ऐड किया, तब हमें मतलब बिल्कुल क्लियर नहीं पता चल रहा है कि वो लिखने का जो कार्य है वो किस में हो रहा है, मतलब लेटर लिखा जा रहा है।
ठीक है। अब ये द चाइल्ड इज स्लीपिंग, तो इसका मीनिंग अपने आप में कंप्लीट है कि बच्चा सो रहा, सोने वाली जगह पे सोएगा, ऐसे तो है नहीं कि कांटों पे सोएगा। तो ट्रांजिटिव वर्ब्स वो होती है जिनके लिए हमें उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, और इंट्रांजिटिव वर्ब्स वो होती है जिनमें हमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है। विदाउट ऑब्जेक्ट दे मेक ए कंप्लीट सेंस, एंड द ट्रांजिटिव वर्ब्स कैन नॉट मेक ए कंप्लीट सेंस विदाउट ऑब्जेक्ट। क्लियर। तो अब मैं इनको यहां से रिमूव कर रहा हूं, और उसके बाद में हम डू, बी और हैव के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, जिससे आपको वो और ज्यादा बेटर वे में अंडरस्टैंड होगी। कीप वॉचिंग। अब ये मतलब जो हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, प्राथमिक जो सहायक क्रियाएं हैं, डू, बी, हैव, इनको समझने के लिए थोड़ा सा हमें अपने जो टेंस वाला पार्ट था उसके अंदर फिर से एक बार वापस जाना पड़ेगा, और उसको मतलब मेमोराइज करिए, आप रिमाइंड करिए एक बार, तभी आपको ये जो कुछ लिखा हुआ है वो थोड़ा समझ में आएगा। तो थोड़ा सा अपन उसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। अब आप जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने ये तीनों यहाँ पे लिखी है, बी, डू और हैव। बी जो है इसका ये जो इज, एम, आर, जो तीनों हेल्पिंग वर्ब्स है वो प्रेजेंट फॉर्म कहलाती है। ये बी की ही फॉर्म है, और ये कौन सी फॉर्म है? प्रेजेंट फॉर्म है बी की, इज, एम, आर। और ये वाज और वर जो है वो इसकी पास्ट फॉर्म है, वो तो आप समझ गए होंगे। ठीक है। अब टेंस के अंदर यदि आपने ये नोट मैंने इसलिए लिखा है कि वो नेगेटिव सेंटेंस में भी यूज करने के लिए, मतलब वाजेंट, वरंट, इजेंट, एमेंट और आरेंट। ठीक है। अब ये जो आपको याद होगा कि जो इज, एम, आर है और वाज, वर है, इनका यूज हम सभी प्रोग्रेसिव मतलब प्रेजेंट और पास्ट के प्रोग्रेसिव सेंटेंस में करते हैं। प्रोग्रेसिव का मतलब कंटिन्यूअस वाले सेंटेंस। किसमें यूज करते हैं? कंटिन्यूअस वाले सेंटेंस में यूज करते हैं। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस या पास्ट कंटिन्यूअस के सेंटेंस में अपन इनका, इज, एम, आर का और वाज, वर का यूज करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इनका करेंगे और पास्ट कंटिन्यूअस में इनका करेंगे। ठीक है। और जो फ्यूचर कंटिन्यूअस होगा उसके अंदर सेल और विल हेल्पिंग वर्ब होंगी, और बी जो है ये जो है वो अपने ओरिजिनल या बेसिक फॉर्म में होगा। ठीक है। और उसके साथ में हम ये भी पढ़ चुके हैं कि जो हमारा मेन वर्ब का फॉर्म होगा वो कौन सा होगा? तीनों में ही आईएनजी फॉर्म होगा। मतलब हेल्पिंग वर्ब तीनों में डिफरेंट है, लेकिन मेन वर्ब जो है वो तीनों में सेम है। कौन से टेंस की बात कर रहे हैं अपन? प्रोग्रेसिव या कंटिन्यूअस टेंस की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो यदि सेंटेंस नेगेटिव होगा तो इनके साथ में नॉट और ऐड कर देंगे। प्रोग्रेसिव में यूज करते हैं सभी तीनों फॉर्म के प्रोग्रेसिव जो है वो उनके अंदर बी के ही फॉर्म यूज होते हैं। प्रेजेंट में यूज होगा इज, एम, आर, पास्ट में यूज होगा वाज, वर, और फ्यूचर के अंदर ये खुद अपना इसका जो बेसिक फॉर्म है उसी में यूज किया जाता है प्रोग्रेसिव। ठीक है। आगे चलिए। अब दूसरा इसका यूज जो है वो पेसिव में है। अब पेसिव में इसका यूज कैसे है? पेसिव में इसका यूज है जैसे ही हमारे पास में प्रेजेंट या पास्ट सिंपल का कोई सेंटेंस होगा एक्टिव वॉइस में, ये एक्टिव वॉइस पेसिव वॉइस वाला पेसिव है, तो उसके अंदर यदि हमारे पास में प्रेजेंट सिंपल का या पास्ट सिंपल का कोई भी सेंटेंस होगा और उसको हमें पेसिव वॉइस में कन्वर्ट करना होगा, तो जो हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे पेसिव वॉइस में वो इन दोनों में से कोई सी होगी। फॉर एग्जाम्पल हमें ये पता है कि हम वहां जब एक्टिव वॉइस से पेसिव वॉइस बनाते हैं तो 5 रूल्स जो कॉमन होते हैं उनका अपन यूज करते हैं, और उसके अंदर सेकेंड रूल होता है चेंज्ड हेल्पिंग वर्ब। चेंज्ड हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है परिवर्तित की हुई सहायक क्रिया। मतलब जो हमें एक्टिव वॉइस में दे रखी है उसको चेंज करके हमें पेसिव वॉइस में लिखना है, इसलिए हम उस सेकेंड रूल को चेंज्ड हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। अब चेंज कैसे करेंगे? अभी हमने ये देखा कि यदि हमारे पास में एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट सिंपल का कोई सेंटेंस हो, किसका हो? प्रेजेंट सिंपल का, तो प्रेजेंट सिंपल का जो अफर्मेटिव सेंटेंस होगा उसमें तो नो हेल्पिंग वर्ब, उसमें कोई हेल्पिंग वर्ब होती नहीं है। यदि नेगेटिव होगा तो फिर हमारे पास में डू और डज हेल्पिंग वर्ब आएंगी।
और उनके साथ में होगा नोट। तो इस सेंटेंस को जब हम प्रेजेंट सिंपल वाले को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हमारे पास में फॉर्मूला होगा ऑब्जेक्ट, और चेंज्ड हेल्पिंग वर्ब जो होगी वो होगी EJMR प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये आपको पता है, ये एक कॉमन रूल है और सबसे इजी रूल भी है कि जब हम किसी एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज करते हैं, टेंस चाहे कोई सा भी हो एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का। तो ये जो है वो EJMR का या वाजवर का यूज जो है वो हम पैसिव में भी करते हैं। प्रेजेंट वाले में EJMR प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और पास्ट वाले में वाजवर प्लस थर्ड फॉर्म। क्लियर? उसके बाद में डू जो है, ये डू की फॉर्म है, डू, डज, डिड। ठीक है, ये इनके नेगेटिव फॉर्म में है। जितने भी पॉजिटिव सेंटेंस है प्रेजेंट और पास्ट के, उनके अंदर इनमें से किसी का भी यूज नहीं होता है। ध्यान से सुनिएगा, प्रेजेंट और पास्ट के जो भी पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस है उनके अंदर डू की किसी भी फॉर्म का यूज नहीं होता है, न डिड का होता है, न डू का होता है, न ही डज का होता है। इनका यूज या तो प्रेजेंट या पास्ट के सिंपल जो उसका पार्ट है उसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होगा, या फिर इंट्रोगेटिव या नेगेटिव सेंटेंस में होगा। दो में होता है, एक नेगेटिव में और एक इंट्रोगेटिव। तो यहां पे मैंने केवल इंट्रोगेटिव के लिखे हैं। प्रेजेंट वाले में सब्जेक्ट प्लस डू नॉट और डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो बेस वर्ब होती है, मतलब जो उसका ओरिजिनल फॉर्म होता है वो लिखेंगे, और पास्ट वाले में डिडंट प्लस मैन वर्ब का बेस फॉर्म या फिर मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यदि इंट्रोगेटिव होगा तो इंट्रोगेटिव के लिए अपन डिड पहले लिख देंगे प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। क्लियर? तो इस तरह से डू की जो तीनों फॉर्म है, डू नॉट, डज नॉट और डिड नॉट का यूज किया जाता है, या फिर डू, डज और डिड। विदाउट नॉट इसका यूज जो है वो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज में किया जाता है। किसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस में? प्रेजेंट और पास्ट सिंपल के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में तो विदाउट नॉट यूज करते हैं, और नोट के साथ में प्रेजेंट सिंपल के नेगेटिव और पास्ट सिंपल के नेगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में यूज किया जाता है। अब तीसरा ये जो अपना प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है वो है हैव। इसकी ये तीन फॉर्म होती है, हैज, हैव और हैड, और साथ में इनका नेगेटिव फॉर्म। ठीक है, अब इनका आपको पता है कि हैड, हैव और हैड का यूज किसमें किया जाता है? परफेक्ट में किया जाता है। परफेक्ट कोई सा भी हो सकता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का। फ्यूचर के अंदर भी जो परफेक्ट होता है उसके अंदर हैव का यूज होता है। हैज का तो नहीं होता है, लेकिन हैव का यूज होता है। शैल हैव और विल हैव। ठीक है, तो परफेक्ट में इनका यूज होता है। उसके साथ साथ जो परफेक्ट है इसके अंदर मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म काम में आती है, चाहे वो प्रेजेंट का हो या फिर पास्ट का हो या फिर फ्यूचर का हो। तो आपको ये बात याद रखनी कि पैसिव वॉइस और जितने भी परफेक्ट हैं इन दोनों में क्या कॉमन है? पैसिव वॉइस में और परफेक्ट में क्या कॉमन है कि इन दोनों के अंदर ही मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। पैसिव वॉइस में भी चाहे टेंस कोई सा भी हो एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का थर्ड फॉर्म ही काम में आएगी पैसिव वॉइस में, और परफेक्ट में भी मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही काम में आती। तो ये हमारा थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन था किसके बारे में? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स जो कि तीन है हमारे पास में, डू, बी, हैव। इनका थोड़ा एक्सप्लेनेशन था कि इनको हम कहाँ पे कैसे यूज करते हैं और किस तरह से इनका उपयोग हम हमारे सेंटेंसेज को और ज्यादा बेटर, हमारे ट्रांसलेशन को और ज्यादा बेटर, और हमारा जो फिल इन द ब्लैंक्स करने की जो प्रोसेस होती है उसको और ज्यादा बेटर, और ज्यादा इफेक्टिव, और ज्यादा अच्छा, और ज्यादा सुपर बनाने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है गाइस? तो आज के लिए कहानी समाप्त।
आज हमने जो है वो ऑक्सिलरी वर्ब्स को डिस्कस किया है, उसके साथ में ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव जो तीसरे और चौथे प्रकार का इनका मतलब डिवाइडेशन या काइंड्स ऑफ वर्ब था उनके बारे में भी डिस्कशन किया था। ऑक्सिलरी वर्ब्स जो है वो दो प्रकार की होती है, एक प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स और एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब्स को अपन सहायक क्रिया या हेल्पिंग वर्ब कह सकते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स जो है वो मूड को रिप्रेजेंट करती है, मनोदशा को, कैपेबिलिटी को, कैपेसिटी को, प्रोबेबिलिटी को। तो वो उनका यूज हम अलग से जब मॉडल वाला सेक्शन होगा या मॉडल वाला टॉपिक अपन पढ़ेंगे तब उसके बारे में और डिटेल इंफॉर्मेशन अपन गेन करेंगे। अभी हमने प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में जो कि तीन थी उनका किस तरह से यूज किया जाता है या क्या क्या उनके फॉर्म होते हैं और कौन कौन से टेंस में और कहाँ उनका यूज अपन कर सकते हैं, इसके बारे में जानने की कोशिश की है। अब आप जाने हैं या नहीं जाने हैं वो तो आपके रिएक्शन से, आपके कमेंट से पता चलेगा। और जो भी आप यहाँ पे आपने देखा है उसका थोड़ा सेंटेंस यदि आप क्रिएट करेंगे तो आपको थोड़ा ज्यादा बेटर वे में समझ में आएगा। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसको मतलब अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर सकते हैं। ये जो आड़ी तिरछी रेखाएं खींची हुई है वो मैंने कब, कैसे, कहा, क्यों खींची है या किसको मैंने किस लिए मार्क किया है, वो आप जब उसको वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपको और ज्यादा बेटर वे में समझ में आएगा। तो कोशिश करते रहिए, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। कंफ्यूजिंग जरूर है लेकिन कंफ्यूजन मतलब दूर कम हो सकता है जब हम उसको थोड़ा सीरियस होकर थोड़ा कंसंट्रेशन के साथ में अंडरस्टैंड करना चाहें तो कंफ्यूजन कोई सा भी हो वो दूर हो सकता है। अब मैं ज्यादा आपका समय मतलब नहीं लूंगा, वीडियो थोड़ा ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो आप जो है वो पढ़ते रहिए, पढ़ेगा तभी आगे बढ़ेगा इंडिया। तो पढ़िए, सेहत का ध्यान रखिए क्योंकि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क जो है वो निवास करता है। तो शरीर स्वस्थ रहेगा तब दिमाग अच्छा रहेगा, फ्रेश रहेगा, ज्यादा काम करेगा। माइंड जो है वो उस एक तलवार की तरह है जिसको यदि हमने बहुत दिनों तक यूज नहीं किया है उस तलवार को तो उस पे जंग लग जाती है और फिर वो किसी काम की नहीं रहती है। तो यदि हमने उसको बार बार मतलब उसकी साफ सफाई की है, उसकी जो शार्पनेस है उसको हमने चमकाया है, जो उसकी मतलब धार है उसको हमने चमकाया तलवार की को, तो हम कभी भी उसका यूज कर सकते हैं और उसी इफेक्टिव वे में यूज कर सकते हैं जैसा कि वो जब नहीं थी तब यूज किया था। तो माइंड का भी कुछ वैसा ही है। उसका यदि आप उसको चमकाते रहेंगे, उसका यूज करते रहेंगे तो वो बिल्कुल नए जैसा रहेगा। अब आप वैसे यूज मत करना कि एक व्यक्ति जो है वो एक छोटे से तिनके को ईंट, जो छोटा तिनका था उससे ईंट तोड़ रहा था, तो बहुत देर हो गई उसको तोड़ते तोड़ते लेकिन टूट नहीं रही थी ईंट। तभी वहां पास से कोई दूसरा व्यक्ति गुजरा तो उसने कहा क्या कर रहा है, तो उसने कहा दिख नहीं रहा है, ईंट तोड़ रहा हूं। तो तिनका बिल्कुल मामूली था, घास वाला जो तिनका था वो, तो उससे कहां टूटने वाली थी। तो वो दूसरे व्यक्ति ने कहा कि कभी अपने दिमाग का भी यूज कर लिया कर। बस फिर क्या था, उसने ईंट उठाई, तोड़ डाली, ईंट नहीं खोपड़ी तोड़ डाली। तो वैसे यूज नहीं करना है दिमाग का, दिमाग का यूज इनको समझने में करना है जिससे कि वो और ज्यादा साफ हो, और ज्यादा उसकी कैपेसिटी जो है वो एक्सटेंड हो, और ज्यादा चीजें आपके माइंड में इंसर्ट कर पाए। वैसे हमें कैपेसिटी को इंक्रीज करना है, और डायरेक्शन में अपने दिमाग को जो है वो मतलब नई चीजों को सीखने के लिए एक्टिव रखना है, तब जाकर उसकी जो शार्पनेस है वो तेज होगी। ईंट उठा के दीवार पे मारने या ऐसे माइंड को दीवार से रगड़ने से तेज नहीं होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।